नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। और जैसा कि हिमाचल में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध घोषित किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में हिमाचल सरकार को राहत मिली है। हालांकि उसमें कुछ सबक भी हैं भविष्य के लिए, लेकिन अभी जो 6 CPS जिनको पद से हटा दिया गया था, उनकी विधायकी पर जो संकट आ गया था हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट के पैरा 50 से, उससे राहत मिल गई है। वो बात करेंगे कि ये राहत किस तरह से है, पूरी इसकी जो इसका इफेक्ट आगे क्या रहने वाला है, और हाई कोर्ट की जजमेंट पर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो भी आपको इसमें बताएंगे। साथ में इस फैसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा। इस फैसले के बाद, आज के फैसले के बाद विपक्षी दल भाजपा को क्या झटका इसमें है, वो भी आपको एक बात बताएंगे। और साथ में फिर अदर जो चीजें हैं उन पे बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की जो पेंशन है उस पे बात आने से पहले सीनियरिटी पर कल हमने एजुकेशन का एक ऑर्डर आपको बताया था, लेकिन आज एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर ने एक विस्तृत ऑर्डर किया है ताज मोहम्मद और लेखराज केस में। और इस ऑर्डर में जो सीनियरिटी की जो जिन कैडर्स को नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी, वो कौन है। दूसरा, साथ में ये बात करेंगे कि जो अभी ये ऑर्डर हुआ है सीनियरिटी का, इसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट हैं या फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, उनको लेकर आज के ऑर्डर में क्लैरिटी के साथ क्या कहा गया है। एक केस चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट की पेंशन का, जिसमें पहले आयुर्वेद से केस गया था, शीला देवी वाला, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। फिर जगदीश चंद वाला केस एक गया था जो सुप्रीम कोर्ट से फाइनलिटी हो गई थी जिसकी, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट की पीरियड को पेंशन के लिए काउंट करने के बाद जो इंक्रीमेंट का एक मामला था, जो जेबीटी या बाकी कैडर्स से इसको उठाया गया था, हाई कोर्ट से जजमेंट भी आ गई थी। उस जजमेंट पे राज्य सरकार क्या कर रही है वो एक आपको बात बताएंगे। आउटसोर्स का मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें आगे क्या हुआ, कितने जो होटल हैं जो बंद कर दिए थे उनको खोलने का आज आदेश आ गया है। और FIR में फंसी भर्तियों पर जो हलचल है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो से कुछ माहौल बदलने की सूचनाएं आ रही हैं। जहां तक बात ड्राइवर के कॉमन भर्ती रूल आज नोटिफाई हो गए हैं। शिक्षा सचिव ने एक ऐलान किया है क्लस्टर स्कूल्स को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। और एजुकेशन का एक आपको फैक्ट बताएंगे कि एक तरफ हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो टोटल बजट है एजुकेशन का, उसका 82% टीचर्स की सैलरी पर ही खर्च हो जा रहा है। ये भी एक फैक्ट आज है जो ये इनकी वर्कशॉप हो रही है यहाँ पर शिमला में। जल शक्ति विभाग में कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, बिजली बोर्ड की बैठक अभी खत्म हुई है, और दूसरा उसमें क्या बात हुई है वो भी बात करेंगे। और साथ में एक बात और कि आज एक FIR हो गई है झूठी खबर को लेकर, और ये जो झूठी खबर है ये वही है जो मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर फैलाई जा रही थी। पिछले कल से ही कई चीज़ें चल रही थी इसमें, और आज इसमें अब FIR हो गई है। इसकी जानकारी हम आपको, जो FIR वाली बात है, ये आगे बताएंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने जो मीडिया से बातचीत की है उसमें भी इसका हिंट दिया था, लेकिन तब ये बात ज़्यादा क्लियर थी नहीं। लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है और क्लैरिटी के साथ आज हम इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन मेन बात जो मौसम से शुरुआत है वो इसलिए क्योंकि एक तरफ बारिश का इंतज़ार हो रहा है, दूसरी तरफ ना बारिश ना बर्फबारी, कोई भी प्रेडिक्शन अभी मौसम विभाग से नहीं है। और इससे पहले जब इन्होंने प्रेडिक्शन की भी थी तो वो प्रेडिक्शन सही गई भी नहीं थी। लेकिन अभी अगर बात करें जो ये प्रेडिक्शन के हिसाब से या फोरकास्ट जो मौसम विभाग का है, उस फोरकास्ट को अगर देखें तो ये अभी भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है बारिश की, इंतज़ार करना होगा। और जो नुकसान इसके कारण हो रहा है, चाहे वो फसलों को है चाहे बाकी चीज़ों को है, उसके लिए अभी थोड़ी इंतज़ार अभी और करना है।
बिजली बोर्ड की जो बात है, बिजली बोर्ड की जो बैठक है ज्वाइंट फ्रंट की, इसमें बिजली बोर्ड कर्मचारी और अभियंता का ज्वाइंट फ्रंट था। ये बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ संयुक्त रूप से सचिवालय में हुई। इसमें सरकार की ओर से प्रधान सचिव और जो राकेश कंवर हैं मुख्यमंत्री के सचिव, वो और विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी, इन्होंने भाग लिया। प्रबंधन की ओर से जो निदेशक हैं इनके एमजी शर्मा, मनोज उप्रेती और कार्यकारी निदेशक ईशा ठाकुर, इन्होंने भाग लिया। ज्वाइंट फ्रंट की ओर से लोकेश ठाकुर इंजीनियर, हीरालाल वर्मा हैं, 9 अन्य पदाधिकारी हैं। इसमें बाकी सारी चीज़ों को लेकर बात हुई है। जो 66 केवी की लाइन पू से काजा की है उसको लेकर बिजली बोर्ड के पास ही रखने की सहमति लगभग बन गई है। 51 पद जो समाप्त किए गए थे उन पर उनको पुनर्विचार कर बहाल करने का आश्वासन दे दिया है। छंटनी किए गए 81 आउटसोर्स ड्राइवर को लेकर भी दोबारा से विचार होगा। बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन के फैसले को लागू करने को लेकर इसमें मुख्यमंत्री के सामने ये बात की जाएगी और उन्हीं से बात उठाएंगे। बोर्ड में 1030 टी मेट के जो पद भरने हैं उसको लेकर सहमति बनी है। इन पदों को दैनिक वेतन पर भरा जाएगा। फ्रंट को आश्वस्त किया गया है कि कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर ज्वाइंट फ्रंट के साथ पहले चर्चा होगी। तो ये चीज़ें कितनी हो पाती हैं वो आगे पता चलेगा, लेकिन जो डिसीजन हुआ है उसकी जानकारी मैंने आपको दी। जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती अभी कुछ हुई है। कुल्लू जिला में ये भर्ती की गई है। पैरा पंप ऑपरेटर को 6300 रुपये मानदेय, मल्टीटास्क वर्कर को 5000 मिलेगा। ये कुल्लू जिला की नियुक्तियां हैं। 6 इसमें पैरा पंप ऑपरेटर हैं, बाकी मल्टीटास्क वर्कर हैं। अगली बात करें अगर, तो अगला जो मसला है वो है शिक्षा विभाग से संबंधित 2 मामले। पहले तो जो आज पिछले कल से एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर एक वर्कशॉप चली हुई है शिमला में, हिप्पा में ये हो रही है। उसमें आज सेकंड डे शिक्षा सचिव की प्रेजेंटेशन थी। इसमें क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो राज्य सरकार की ओर से स्टेप उठाए गए हैं उनको लेकर बात की गई है। लेकिन इसमें आज शिक्षा सचिव ने ये कहा कि स्कूल क्लस्टर बनाने से कोई भी पोस्ट खत्म नहीं होगी, ना ही किसी की प्रमोशन रुकेगी, ये बिल्कुल क्लैरिटी कर दी है। और जो बाकी जो शंकाएं हैं टीचर्स की तरफ से, इसी वर्कशॉप के जरिए इनको एड्रेस किया गया है। अपना विद्यालय योजना जैसे जो फैसले हैं उनके बारे में आगे सरकार काम करेगी, और शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए उस पर भी सरकार काम करेगी। जहाँ तक संसाधनों को साझा करने का निर्णय है, क्लस्टरिंग का, उसका मकसद वही है, ये बच्चों के हित में है। इससे किसी की पोस्ट खत्म नहीं होगी, ना प्रमोशन रुकेगी, और ये बच्चों के लिए और इसमें क्या किया जा सकता है बेहतर, उसको लेकर जो है वो काम इसमें किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन जो आंकड़े समग्र शिक्षा की प्रेजेंटेशन में दिए गए हैं, देखिए हिमाचल सरकार का जो एक सेटअप है एजुकेशन का, क्योंकि सबसे बड़ा विभाग है ये जिसमें सबसे ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट है, कर्मचारी हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास हैं, जिनमें रेगुलर टीचर ही 85,000 से ज़्यादा हैं। और इसीलिए इस विभाग का जो सैलरी बिल है वो भी सबसे ज़्यादा है ऑब्वियसली। लेकिन सबसे इसमें चिंता की बात क्या है वो आपको समझनी है। हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ को बढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इसको लेकर जितने एफर्ट होते हैं वो भी कर रहे हैं। अभी जो आगे परख सर्वे आ रहा है उसको लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि 18वें नंबर पर हिमाचल की रैंकिंग चली गई है। इस रैंकिंग में सुधार सरकार करना चाहती है। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि हिमाचल सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है स्कूल एजुकेशन पर, उसमें 82% टीचर्स की सैलरी पेंशन पर खर्च हो रहा है। और 82% से जितना बचा उसमें आप देख लीजिए, उसमें से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस पे सिर्फ 2.13%, 2% खर्च हो रहा है। और पीएम पोषण पर भी 2% खर्च हो रहा है, जो मिड डे मील की पर जो अभी चल रहा है। बाकी जो स्पोर्ट्स है, एसएसए है, या जो मैनेजमेंट है, बाकी स्कीमें हैं, उनमें 15% खर्चा उसमें हो रहा है। तो ये मिसलेनियस जो है वो एसएसए, स्पोर्ट्स, स्कॉलरशिप, मटेरियल एंड सप्लाई और मैनेजमेंट ये है। तो इसमें जो खर्चा है वो 15% है। 82% सैलरी एक्सपेंडिचर है। तो जब सैलरी एक्सपेंडिचर 82% होगा तो किस तरह से आगे बात चलेगी, किस तरह से स्कूल आगे बढ़ेंगे, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। हालांकि पीटीआर रेशो जो है वो सरकारी में कम है, प्राइवेट में ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूलों में पीटीआर
रेशो ज़्यादा अच्छी है, जो प्यूपिल टीचर रेशो होती है, सरकारी में कम है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये क्वालिटी एजुकेशन की तरफ कैसे आगे बढ़ना है उसको लेकर ज़रूर चीज़ें इंगित कर रहे हैं। अगली बात करते हैं ड्राइवर के कॉमन भर्ती रूल्स की। ये आज नोटिफाई हुए हैं कार्मिक विभाग की तरफ से। अब सभी विभागों में यही लगेंगे। आप कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर जाके आज जो है इनकी नोटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक गजट पे हुई है। बाद में जिस भी विभाग में भर्तियां होंगी ड्राइवर की, क्योंकि ड्राइवर एक बड़ा वर्ग है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये संशोधन हो गया है। 2017 के जो रूल्स थे उनमें 2024 के नए बने हैं और इसमें +2 पास जो है वो योग्यता रखी गई है। 100 नंबर जो हैं आगे हैं इसमें सिलेक्शन के लिए, और इन 100 नंबर में से जो 55 अंक हैं वो ड्राइविंग टेस्ट के हैं। बाकी जो हैं अलग अलग जो अंक हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से हैं। और इसमें जो भर्तियों का आगे प्रक्रिया है वो भी उसी तरह से रहेगी जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट या बाकी के लिए व्यवस्था की जाती है। वैसे इसके बारे में विस्तार से आप इस रूल्स को देखें और उसके बाद ही आगे बात इसमें बढ़ेगी। FIR की भर्तियों पर हलचल क्या है, देखिए 2 चीज़ें इसमें आज अपडेट हैं। पहली अपडेट ये है कि जो मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी है वो जो अगली बैठक करेगी तो विजिलेंस की तरफ से जो पक्ष पहले से रखा जाता है उसमें चेंज पॉसिबल है। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें विजिलेंस ब्यूरो ने ही ये कह दिया था कई भर्तियों के मामले में कि इसमें आगे अभी नहीं बढ़ना चाहिए जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती या विजिलेंस से जो रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि विजिलेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अब विजिलेंस के हेड चेंज हो गए हैं, अशोक तिवारी ने ज्वाइन कर लिया है। उनके साथ मुलाकात हुई है उन बच्चों की भी जिनकी भर्तियां फंसी हुई हैं और जिनको लेकर जिनका पेपर लीक का जो दायरा है वो 817 JOIT से भी कम है, उसके बावजूद उसमें आगे कुछ नहीं हो रहा, तो उनकी भी मुलाकात हुई है। और उसके बाद मौसम में कुछ बदलाव आया है, माहौल भी बदला है। लेकिन अगली कैबिनेट सब कमेटी से पहले क्या क्या चीज़ें इसमें पॉसिबल होंगी उसके लिए इंतज़ार करना होगा। और दूसरा जो एक RTI का रिप्लाई आया है स्टेनोटाइपिस्ट के मामले में, ये पोस्ट कोड जो है 928 है स्टेनोटाइपिस्ट का, इसमें 21 जो OMR शीट्स थी वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी। इस पोस्ट कोड में FIR नहीं है, इसके बावजूद इनको फंसा के रखा हुआ है। अब देखिए पिछली मीटिंग जब हुई कैबिनेट सब कमेटी की तो विजिलेंस की तरफ से कहा गया कि अभी जी FSL की रिपोर्ट का इंतज़ार करिए, लेकिन जो RTI का रिप्लाई कहता है जो ये FIR मंडी में जो इन्वेस्टिगेशन मंडी में हुई थी, FIR तो अभी हुई नहीं है, तो मंडी में जो SP हैं उनकी तरफ से रिप्लाई है ये कुलभूषण वर्मा की तरफ से कि इट इज सबमिटेड दैट कंप्लेंट नंबर 12/2023 डेटेड 8/4/2023 पोस्ट कोड 928 स्टेनोटाइपिस्ट हैज बीन गॉट कंडक्टेड थ्रू दिस ऑफिस। इंक्वायरी इन्होंने की थी एंड आफ्टर द इंक्वायरी द फाइनल रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड टू विजिलेंस हेडक्वार्टर शिमला ऑन डेटेड 18/9/2024। अब आप देखिए कि सितंबर महीने में रिपोर्ट सबमिट हुई, अक्टूबर महीने में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में कहा गया कि ये इंक्वायरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी FSL से रिपोर्ट आएगी, उसका आप इंतज़ार करिए और उसके बाद देखना है आगे क्या करना है। तो किसको मिसलीड किया जा रहा है? क्या विजिलेंस इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है? जब जिस SP ऑफिस को इंक्वायरी दी गई उन्होंने कह दिया कि हमने इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन को रोकने वाला, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वाला कौन है? क्यों जो पोस्ट कोड FIR में भी नहीं है उसको रोक के रखा हुआ है? तो ये बड़े सवाल हैं, लेकिन अगली जो मीटिंग है उसमें क्या होता है वो इंतज़ार अभी करना होगा। और उसके बाद अगली जो प्रक्रिया है ये 5 पोस्ट कोड की, जिसमें 4 में FIR है, 5वां में FIR नहीं है, उसमें आगे क्या होगा उसके लिए इंतज़ार करना होगा। कितने होटल खुले हैं? देखिए बंद कर दिए थे जज साहब ने, हाई कोर्ट में ये केस लगा था और इस जजमेंट के बाद बहुत चर्चा बाहर भी हुई। उस चर्चा की कई वजह थी। पहली वजह यह थी कि क्या HPTDC के होटल अगर घाटे में हैं तो उनको बंद करना ही एकमात्र विकल्प है? घाटे में तो फिर HRTC भी है, और अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो घाटे में तो हिमाचल की सरकारें भी चलती हैं, क्योंकि जो बिना लोन के नहीं चल पाए वो घाटे की सरकार है। तो किन किन चीज़ों को हम इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि बंद करके। लेकिन फिलहाल अगर हम जजमेंट पे आए, क्योंकि जो पहले की जजमेंट थी उस पर हिमाचल सरकार या HPTDC की तरफ से रिक्वेस्ट गई कोर्ट को कि हमें पहले सुना जाए, और इस जो
जो जजमेंट है इसमें मॉडिफिकेशन या जो भी प्रेयर की होगी वो होगी। शुक्रवार के लिए इसको टाल दिया गया था, आज ये केस लगा। तो इस केस में आज हिमाचल हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत सरकार को दे दी है। 18 होटल बंद किए थे, उनमें से 9 होटलों को खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सिर्फ 31 मार्च 2024 तक। तो ये इस डेडलाइन तक इन होटलों को फायदे में आना होगा जिनकी 40% के आसपास की ऑक्यूपेंसी थी। अभी देखिए, जिन 9 होटलों को ये लाइफ लाइन मिली है 31 मार्च तक की, उनमें द पैलेस चायल है, चंद्रभागा केलोंग है, होटल देवदार खजियार है, होटल भागसू मकलोडगंज है, होटल लॉग हट्स मनाली है, होटल धौराधार धर्मशाला है, होटल मेघदूत क्यारी घाट है, होटल कुंजुम मनाली है, होटल द पैलेस नग्गर है। ये होटल हैं। अब आप देखिए, द पैलेस नगर जैसी हेरिटेज प्रॉपर्टी को भी अगर एचपीडीडीसी फायदे में नहीं चला पा रहा, मनाली जैसी लोकेशन पर जहां प्राइवेट होटल, छोटे छोटे होटल भी जो लीज पे दिए जाते हैं, जिनकी लीज पर भी डिमांड है, मतलब वहां जरूरत है, लेकिन वहां अपना जो नगर पैलेस है वो हेरिटेज होटल नहीं चल पा रहा। तो ये बात जो है वो एचपीटीडीसी को भी देखनी है कि किस तरह से इसमें चीज़ें हैं। और दूसरी बात, अगर ये घाटे में है तो उनकी पेंडेंसी भी ज़्यादा है, और इस पेंडेंसी में 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट तो सीबीआई का पेंडिंग है। तो सीबीआई से पैसे लेने कौन जाएगा? अब ये भी एक बात है इसमें। क्या हिमाचल हाईकोर्ट ये इंश्योर करेगा कि गुड़िया कांड में जो सीबीआई ने पीटर हॉफ के कमरे दबाए हुए थे, उनकी पेमेंट कौन करेगा इतने साल से, और क्या वो पेमेंट विद इंटरेस्ट होगी या नहीं? लेकिन चलिए, फिर भी 9 होटल खोल दिए, लेकिन अभी भी जो होटल बंद रहेंगे उनमें गीतांजलि डलहौजी, बागल दालाघाट, कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरीगंगा खड़ा पत्थर, होटल सरवरी कुल्लू, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली और शिवालिक परवाणु, ये अभी भी बंद रहेंगे। तो ये एक जो होटलों से संबंधित बात वो थी। अब इसके बाद अगली बात करते हैं जी, और अगली बात जो है वो है आउटसोर्स भर्ती के मामले की। देखिए, ये मामला बालकृष्ण एक बड़े एक्टिव यहाँ व्यक्ति हैं, वो कई तरह के पिटिशन करते रहते हैं, उनको आउटसोर्स की पॉलिसी अखरी हुई है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आउटसोर्स एक शोषण का जरिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हिमाचल सरकार भी अब आउटसोर्स की तरफ को जा रही है हर जगह। पिछले कल ही हमने आपको बताया था कि जल शक्ति विभाग में जेई की जगह आउटसोर्स में वर्क इंस्पेक्टर रखने हैं, और वर्क इंस्पेक्टर की जो एलिजिबिलिटी है वो जेई की करनी है। अब आप देखिए, डबल मार है। एक तो जेई रेगुलर नहीं होगा, उसकी जगह वर्क इंस्पेक्टर होगा, लेकिन वर्क इंस्पेक्टर जो है वो जेई की क्वालिफिकेशन पे होगा और होगा आउटसोर्स पर। ये कैबिनेट का डिसीजन है, और कल हमने कोर्ट भी किया था इसको। तो ये जो इसमें इस तरह की अब मूवमेंट आगे चल रही है आउटसोर्स की। हालांकि ये पूरा सिस्टम एक तरह से फ्रॉड है, क्योंकि जो जिस भी एजेंसी के माध्यम से लिया जाता है उसमें ये इंश्योर नहीं होता कि एजेंसी की कमीशन कितनी है, एम्प्लॉय का कितना काटेंगे, और बाद में वो कंप्लायंस कैसे करेंगे। कई तरह की दिक्कत इसमें है। लेकिन आउटसोर्स की भर्तियों को जो एक्टिंग चीफ जस्टिस का बेंच था तरलोक सिंह चौहान का, उसमें ये पहले लगी थी। उसमें बेंच ने अगली सुनवाई तक भर्ती पे रोक लगा दी थी। उसमें 3 बड़ी भर्तियां फंस गई थी। एनएचएम की भर्तियां अलग से हैं, एजुकेशन की भर्तियां अलग से हैं, और एक भर्ती उसमें और बड़ी भर्ती है। 3 भर्तियां फंसी हैं। ये प्री नर्सरी टीचर की भी है इसमें। लेकिन इस बार ये लग गया केस विवेक सिंह ठाकुर और राकेश कैंथला की कोर्ट में, इसीलिए इसको 3 दिसंबर के लिए टाल दिया गया और कहा कि इसको अप्रोप्रिएट बेंच के सामने लगाया जाए। मतलब स्टे भी बरकरार है, और अभी इस केस में नया हुआ नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से इसमें तैयारी पूरी थी इस बार बहस की, लेकिन बेंच क्योंकि बदल गया था और बेंच ने कहा कि ओरिजिनल बेंच के सामने ही इसको लगाया जाए, तो इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार आउटसोर्स के लिए करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट पेंशन का केस कैसे उलझा है, और इसकी जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी हम 2 केसेस में अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। पहली जो है वो है जो कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी का, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट की पेंशन और इंक्रीमेंट का। सीनियरिटी पर अगर हम जाएं, सीनियरिटी पे आपको थोड़ा विस्तार से बताना है। बहुत सारे हमारे व्यूअर इसके बारे में बात कर रहे थे, और इस केस में भी टीजीटी के जो जेबीटी के जो पटिशनर थे वो बार बार हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बताएं कि सरकार इसमें क्या कर रही है। देखिए, इसमें हाई कोर्ट में केस में पटिशनर 139 थे। इसमें मेजर जो है वो जेबीटी के लोग हैं, बाकी कैडर के भी हैं।
13/11/2024 को जजमेंट आई। जजमेंट ये कहती है कि नारायण दत्त शर्मा के केस में जो हिमाचल हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है उसमें जो है आगे ये कहा है कि अलॉन्ग विद और रिट पिटिशन आर अलाउड द रीजन असाइंड एंड डायरेक्शन पास इन नारायण दत्त शर्मा केस shall apply to the fact to the present case and the respondent are directed to comply with the same and extend the same benefits to the petitioner in term of their within a period of 4 months। और वो क्या था, ने कहा बिल्कुल मिलना है। और जो हिमाचल सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो 4 महीने के भीतर ये जो लाभ है पेंशन के साथ इंक्रीमेंट का भी, फाइनेंशियल भी, वो इनको दे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का। और ये जजमेंट जो है ये बेंच की है, तरलोक सिंह चौहान एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड जज सत्येन वैद्य की। इसके बाद क्योंकि पहले जो मामला था शीला देवी का केस आयुर्वेद का, हमने बड़ी बार आपके साथ डिस्कस किया है, वहां से ये बात शुरू हुई। जगदीश चंद का केस एजुकेशन का, वो फाइनलिटी में गया सुप्रीम कोर्ट तक। और उसके बाद अब उसकी सिमिलर सिचुएटेड केसेस में बड़ी सारी पिटीशन दायर हुई, उसमें ये 13/11/2024 को जजमेंट आई। अब इस जजमेंट को एजुकेशन ने लॉ में भेजा है एडवाइस के लिए कि क्या इस केस में फर्दर सुप्रीम कोर्ट में एलपीए में जा सकते हैं या कहीं, हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट में भी एलपीए ही था, तो वहां जा सकते हैं या नहीं। अब लॉ बताएगा, उसके बाद राज्य सरकार तय करेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की आगे इसमें क्या करना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लिए काउंट करने की बात तो चलो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अगर इंक्रीमेंट और पेंशन के से पहले अगर फाइनेंशियल बेनिफिट भी देना है तो राज्य सरकार के लिए सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है। और इसीलिए इसमें और इंतजार अभी करना होगा कि क्या आगे सरकार करने जा रही है। दूसरी बात करेंगे हम अभी जो सीनियोरिटी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें इसमें डिफरेंट विभागों से पिटीशंस हाई कोर्ट में चल रही हैं। और इन पिटीशन में जो एजुकेशन में जो फाइनलिटी हुई है रणजीत सिंह केस के बाद, उसमें अब सेक्रेटरी एजुकेशन ने डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को कहा था कि on the subject cited above and to say that the matter has been considered at the government level, it is directed to redraw the seniority of the cadre as a whole by considering petitioners as well as non-petitioners। तो मतलब जो petitioner नहीं थे उनको भी कंसिडर करना था, ये कहा था इसमें चिट्ठी में जो परसों गई थी। और आज एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डायरेक्टर हैं उन्होंने फर्दर आगे एक ऑफिस ऑर्डर निकाला है। उस ऑफिस ऑर्डर के 2 पार्ट हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं जिसमें बड़े सारे विभागों में ताज मोहम्मद की जजमेंट को अभी भी एम्प्लॉय ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें देखिए क्या कहा गया है, एज द लर्नड ट्रिब्यूनल राइटली हेल्ड दैट द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द ओरिजिनल एप्लीकेंट्स on contract basis were liable to be counted for the purpose of seniority and consequential benefits आफ्टर देयर रेगुलराइजेशन। बहुत सारे विभागों में अब बहुत सारे कर्मचारी इन 3 शब्दों को नहीं देख रहे हैं ढंग से। वो है आफ्टर देयर रेगुलराइजेशन, जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं या सीनियोरिटी है, आफ्टर देयर रेगुलराइजेशन लिखा है इसमें। As the initial appointment of the original applicants on contract basis was after following the procedure prescribed in the RNP rules। ये चीज है। अब आपको 2 चीजें बताएंगे, एक आरएनपी रूल में कौन कौन आएगा और एक जो आरएनपी रूल से बाहर कौन कौन कैडर इसमें हैं जिनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगली बात है कि जो बेनिफिट है उसमें भी क्या क्या है। पहली बात ये कि किन किन को ये सीनियरिटी का लाभ मिलेगा। ये मिलेगा जो कमीशन से भर्ती हुए हैं, ये मिलेगा जो बैच वाइज भर्ती हुए हैं, और ये मिलेगा जो स्पोर्ट्स सेल, एक्स सर्विसमैन या पीएचएच कोटा मतलब विकलांग कोटा में भर्ती हुए हैं, सिर्फ उनको मिलेगा। अब जिनको नहीं मिलेगा वो कौन है? फॉर एग्जाम्पल पैरा टीचर एजुकेशन में इनकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है पिछले हफ्ते ही। पीटीए टीचर एजुकेशन में इनकी फाइल भी रिजेक्ट हो चुकी है। और कॉन्ट्रैक्ट में कॉलेज कैडर में कोई कैटेगरी 1 है, उनकी भी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है। तो जो इस पॉलिसी से बाहर हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। अब सीनियरिटी के साथ क्या फाइनेंशियल बेनिफिट या कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट मिलने हैं या नहीं, इसके बारे में आज जो ऑर्डर है एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर का वो ये कहता है, हाउएवर
no consequential oblique monetary benefits will be given to the TGT's petitioner oblique non-petitioners as the matter regarding consequential benefit is under consideration with the state government। मतलब ये हमने वैसे कल भी आपको बताया था, ये सरकार के पास पेंडिंग है और जब तक वहां से फैसला नहीं होता किसी को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये दूसरी बात हो गई। अब इन मामलों से निकल के आ जाते हैं सीपीएस पर, और सीपीएस की जजमेंट के रिव्यू, फ्यूचर में इसमें सबक क्या है, बीजेपी को झटका कैसे है, और जजमेंट पर जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की है वो क्या है, उन सारी चीजों को आपको बताएंगे। देखिए, आज केस लगा, केस इसलिए शुक्रवार को लगा क्योंकि इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ही लेता है, और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की जो बेंच में ये केस लगा, 15वीं और 16वीं या 16वीं और 17वीं दो पिटिशंस थी अलग अलग। एक पिटिशन कल्पना देवी के अगेंस्ट थी, एक पिटिशन जो थी वो बीजेपी के एमएलए जो हिमाचल हाई कोर्ट में पिटिशनर थे उनके खिलाफ थी। हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट में जो पीपल फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस जिनकी 2016 से पेंडिंग एक पिटिशन थी, लेकिन उस पिटिशन को हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट में ही नहीं लिया गया था। पता नहीं उसमें रीजन क्या था, ये अभी क्लैरिटी इसमें नहीं है। लेकिन जो पिटिशन सबसे ओल्डेस्ट थी सीपीएस की नियुक्ति के खिलाफ, उसको नहीं लिया हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी अपीयर नहीं होनी थी। लेकिन वहां जो दो पिटिशन हुई थी, दो अलग अलग पिटिशनर्स के खिलाफ, उस पे आज सुनवाई हुई और ये 11 बजे शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 11:20 या 11:15 तक ये केस आ गया था। और इसमें कांग्रेस के जो एक तो सरकार के खिलाफ सरकार का पिटिशंस थी, और एक पिटिशंस थी जो इसमें सीपीएस खुद थे। तो कपिल सिब्बल जी ने बहस की शुरुआत की। कपिल सिब्बल और सिंघवी दोनों थे। वैसे स्क्रीन पे मुझे मुकुल रोहतगी भी दिख रहे थे, हालांकि वो बीच में पार्ट थे या नहीं ये पता नहीं। और बीजेपी की तरफ से या जो बीजेपी एमएलए हैं उनकी तरफ से जो इनके मनिंदर सिंह जी यहाँ भी आए थे सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने काफ़ी कोशिश की बार बार इसको पॉइंट को रेज करने की, तो वो उनकी तरफ से थे। जैसे ही शुरुआत हुई, कपिल सिब्बल ने बहुत एक जिसको बोलते हैं ब्रिलियंट रणनीति के तहत ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा, बेंच के सामने, कि जो मेन जज सीपीएस की नियुक्ति वाला जो पार्ट है उसमें हम इमीडिएट प्रेयर हमारी नहीं है, मतलब वो उसमें इमीडिएट स्टे नहीं मांग रहे थे। उसको आप छत्तीसगढ़ का जो मामला चल रहा है उसके साथ देख सकते हैं, ये उन्होंने खुद ही कह दिया। लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर प्रोटेक्शन का मामला है उस पे हम सीरियस हैं और आप उसके लिए हमारी प्रेयर है। तो ये उसके लिए उन्होंने अंडर 142 ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है उसमें उन्होंने ये प्रोटेक्शन मांगी कि इसमें आप एक ऑर्डर हमें दीजिए। और दूसरी तरफ जो मनिंदर सिंह है उन्होंने इसको अपोज किया। हालांकि पहली लाइन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये थी कि जो बाकी मैटर अलग है, लेकिन जिसमें जिसमें गवर्नमेंट एट रिस्क में होती है, मतलब खासकर डिस्क्वालिफिकेशन वाला, उसको हम अभी अलाउ नहीं कर सकते। ये उन्होंने क्लियर कर दिया पहले ही, ताकि आगे जो इसमें इसके बाकी इफेक्ट बहुत हैं और इसको हम अभी अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ओनली प्रेयर पैरा 50 पर ही की थी। और पैरा 50 ही वो था कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोटेक्शन थी 1971 के एक्ट की, वो विड्रॉ कर ली थी, 3D को विड्रॉ कर लिया था, उसी को लेकर चीज़ें थी। तो जहाँ तक फिर उसमें बीजेपी के जो इसमें वकील हैं उन्होंने विप्लांशु घोष जो यहाँ भी कोर्ट की गई थी उसको लेकर भी कहा, और एक और तर्क दिया कि ये जो नियुक्तियां हैं हिमाचल सरकार ने सीपीएस की हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद की है जो असम के केस में आई थी, तो ये बड़ी वायलेशन है उस केस में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर तो कलकत्ता और जो पंजाब हाई कोर्ट का एक ऑलरेडी मामला पेंडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल में ही हुई तो हम उसको इसमें नहीं ले सकते, लेकिन आप नोटिस का जवाब दीजिए, फिर इस सारे मामले को एग्जामिन करेंगे। उसके बाद जब रिप्लाई आ जाएगा तो 20 जनवरी को इसमें सुनवाई होगी, उससे पहले सभी को इसमें रिप्लाई करना है। लेकिन जहां जो ये पैरा 50 है ये ऑपरेट नहीं होगा तब तक। दूसरी बात ये कर दी कि तब तक राज्य सरकार इस तरह की और नियुक्ति कोई विधायकों की नहीं करेगी, ये भी सरकार को भी रोक दिया। सीपीएस ऑलरेडी जा चुके हैं, तो जो 2006 वाला हमारा नियुक्ति का नियुक्ति का जो क्वैश कर दिया है एक्ट,
सीपीएस की नियुक्ति का, वो अब वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब सीपीएस अब नियुक्त नहीं होंगे, क्योंकि उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू क्लियर हो गया कि हम उस पर जा ही नहीं रहे। जहां तक 1971 के 3D की बात है, जो पैरा 50 था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिया है। और 3D क्या है, देखिए 3 जो है एक्ट का, वो प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें जो पद दिए गए हैं वो ए से लेकर के तक के हैं, और उसमें बड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये पहला है ए में, और के में जो है वो मेंबर ऑफ एनी डेलीगेशन और मिशन सेंट टू आउटसाइड इंडिया, वो लास्ट है। इसमें डी में है ऑफिस ऑफ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो मतलब 3D ही, सिर्फ डी को ऐश किया था, बाकी ये अभी है। तो इसलिए जो टूरिज्म बोर्ड में जैसे RS बाली हैं, अभी उनको प्रेजेंटली कोई रिस्क नहीं है जब तक कोई सेपरेट पिटीशन नहीं होती। और जहां तक बात है सीपीएस की, तो सीपीएस अब वापस नहीं आएंगे, लगभग ये क्लियर हो गया है। लेकिन जो पैरा 50 में बीजेपी के पास एक विंडो आ गई थी हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद, वो अब ऑपरेशन में नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। राज्य सरकार को ये बड़ी राहत है। अब देखिए इस राहत के बाद किसने क्या कहा वो भी आपको बता दूं। पहले तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग है वो स्टे कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, अब हम कोई और अपॉइंटमेंट करेंगे भी नहीं। ये इन्होंने खुद मान लिया कि सीपीएस में हम कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। नोटिस हुआ है 20 जून को दोबारा मैटर लगेगा, और अब जो एमएलए हैं वो एमएलए ही रहेंगे, सीपीएस अब है नहीं, तो ये बात खत्म हो गई। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को परिभाषित किया है, पैरा 50 मेल नहीं खाता था जजमेंट से, ये भी कह दिया है। सरकार को राहत मिली है, केस को आगे लेके जाएंगे वकीलों से चर्चा के बाद। लेकिन जो उनकी सरकार के खिलाफ जो एक अभियान चल रहा है, कभी टॉयलेट टैक्स, कभी समोसा, कभी वो छोटी बातों को लेकर किया जा रहा है, जबकि विपक्ष को चाहिए कि वो जनता के मुद्दे लेके आए। एक बात उन्होंने ये कह दी कि जो इस्तीफा, आज ही देखिए एक अफवाह फैला दी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, और उसी पे आज एक एफआईआर भी सरकार ने कर दी। हालांकि सीएम ने सिर्फ इतना कहा था कैमरे पे कि इन अफवाहों को हम भी देख रहे हैं। तो देखने का मतलब यह है कि सरकार ने एफआईआर करने को बोला, और पुलिस ने शिमला में एक पोर्टल पर एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसने इस तरह का ये चीज चलाई थी कि सीएम इस्तीफा देने जा रहे हैं या इस्तीफा ऑफर किया। दिल्ली में कोई अफवाह उड़ा दी थी, अब उस पर एफआईआर हो गई है। इस तरह की अफवाहों से एक तो बचना चाहिए, इसको सोशल मीडिया पे शेयर करने से भी बचना चाहिए, और ऐसी बातों पर कमेंट करने से भी बचना चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि चीज़ें चाहे बाद में आप डिफेंड कर लें कोर्ट में, लेकिन पुलिस में भी ऐसा हो जाता है कि सरकार जब कह दे तो पुलिस वाले जो लोग हैं वर्दी में, वो फिर बिना कुछ देखे, इधर उधर देखे सीधा मामला दे देते हैं, चाहे केस बनता हो चाहे नहीं बनता हो, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो सीट है वो बचानी है। तो कई चीज़ें इसमें रहती हैं, तो उसमें कई बार मामला उलझ जाता है। तो बेटर ये है कि इस तरह की अफवाहें या सोशल मीडिया पे किसी भी माध्यम से आएँ, कोई व्यक्ति करे, कोई पोर्टल करे, कोई न्यूज एजेंसी करे, पहले हकीकत जान लें, उसके बाद ही उसको शेयर करें या उस पर पोस्ट करें। लेकिन इस सारे केस में बीजेपी को झटका क्या है, क्योंकि जयराम जी ने क्या कहा है वो भी आपको बता दें। जयराम जी ने ये कहा, मंडी से बयान दिया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ या जो भी चीज़ें हैं उससे ऐसा लगता है, 3 वकील जो खड़े किए हुए थे, कि हिमाचल प्रदेश सरकार सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, ये हमारा है, सबका है। और सरकार को देख के ऐसा लगता है कि सीपीएस को बचाना ही एक प्राथमिकता रह गई है सरकार की, जबकि और भी बड़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, और हिमाचल गलत कारणों से चर्चा में है पूरे देश में। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो पिछले दिन कहा गया है जरा कि पर्यटन निगम के होटलों को भाजपा सरकार निजी हाथों में सौंपना चाहती थी, वो गलत है, और सरकार अगर जांच करवाना चाहती है तो करवाई, जांच के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को बता के कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि सरकार की हालत क्या है, ये जयराम ठाकुर ने कहा। लेकिन बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है वो झटका कैसे है। देखिए, हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक विंडो तो बीजेपी के पास थी कि वो पैरा 50 को बेस बनाकर गवर्नर के पास जा सकते थे, और उसमें इसलिए जा सकते थे क्योंकि जिस तरह से सरकार पिछली बार डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई जो एंटी डिफेक्शन लॉ में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रणनीति से पहले ही स्पीकर के पास चले गए। तो जुरिस्डिक्शन का एक मामला होता है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे स्पीकर हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के पास अपने अपने राइट हैं।
लेकिन उस विंडो को बीजेपी ने नहीं लिया। मे भी एक रीजन होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख देख लेते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल रणनीति है या नहीं ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और कारण हम कह सकते हैं जो हम अभी की वर्तमान घटनाओं को लेकर देख रहे हैं। बीजेपी में जो कुछ नए लोगों की एंट्री हुई है उसमें आप हर्ष महाजन का भी ले सकते हैं, जो भी राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली में है, पार्टी हाईकमान के नज़दीक है। और कुछ लोग हिमाचल में हैं, ईडी के मामले अलग से चल रहे हैं, एफआईआर हो गई है, 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी अपेक्षित है उस केस में। तो ऐसे में हिमाचल के जो बीजेपी का एक सेटअप है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बाकी लोग हैं, हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी तीसरे दिन जो मीडिया विभाग देख रहे हैं रणधीर शर्मा, उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिलासपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी लीगल रेमेडी बीजेपी के पास है इनको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए वो हम करेंगे। उससे पहले किसी ने नहीं कहा। फिर हर्ष महाजन ने एक स्टेटमेंट दिल्ली से दी कि अगर 9 विधायकों पे कुछ करेंगे तो असेंबली भंग हो जाएगी। अब आप देखिए ये बातें कितनी बड़ी हैं। असेंबली को भंग करना या ना करना, क्या ये एक सिर्फ स्टेटमेंट का मामला है या इसमें कुछ और लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हैं? और इस स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी एक इफेक्ट है इस चीज़ का। लेकिन अब इस एंट्री के बाद और पार्टी हाईकमान का रुख क्या है, वहाँ चर्चा के बाद यहाँ क्या कन्वे होगा, इसीलिए चाहे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, कोई भी इस मामले में क्लैरिटी के साथ नहीं कह पाया। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया पैरा 50 को, और एक बात जो पहले से मैं आपको बताना भूल गया था कि हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट पर जो सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, वो ये कहा कि जो पैरा 50 है उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोटेक्शन है 1971 के एक्ट की, और इस एक्ट का पूरा नाम भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि 2006 का जो एक्ट अपॉइंटमेंट का है सीपीएस का, वो तो क्वैश हो गया, वो अब आएगा भी नहीं। लेकिन ये है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1971। इसका फ्यूचर क्या है ये सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई तय करेगी। और पैरा 50 जो जजमेंट का है हिमाचल हाई कोर्ट का, उस पे सीजेआई ने कहा कि जो पैरा 50 में बात कही गई है वो जजमेंट में ऊपर है ही नहीं। ये कह दिया कि जब ऊपर क्लैरिटी नहीं है तो नीचे जो है उसको लेकर हम इसको ऑपरेट करने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि जो बीजेपी की तरफ से एडवोकेट पेश हुए उन्होंने कहा कि पैरा 29 और 30 में पहले आप उसको देखिए, क्योंकि ये जो सीपीएस नियुक्ति की जो वायलेशन है ये हिमाचल सरकार ने जानबूझकर की है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था। लेकिन उस चीज को संजीव खन्ना ने नहीं लिया, चीफ जस्टिस ने नहीं लिया, सीजेआई ने, और ये कहा कि पैरा 50 में जो प्रोटेक्शन रिमूव की गई वो जजमेंट में इलेबोरेट नहीं की गई है ऊपर, तो हम इसको ऑपरेट होने नहीं दे सकते, क्योंकि इससे गवर्नमेंट रिस्क पे आती है। तो उसके और भी इफेक्ट हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं। आगे क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन एक बात जरूर है कि सीपीएस की विधायकी है और रहेगी, विधायक हैं और अब कोई उस तरह का रिस्क नहीं है। दूसरा, अगर बहस भी आगे होती है, रिप्लाई भी फाइल हो जाते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस का जो माइंड है वो आज डिस्प्ले हो गया है। अब आगे भी सारी चीज़ें जो हैं उस तरह से चलेंगी। और तीसरा, जो कल एक मंत्री सरकार के देखिए राजेश धर्माणी, उन्होंने भी कहीं कह दिया था, आज वो मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है कि अगर उपचुनाव होंगे तो सिर्फ 9 पे नहीं होंगे, 18 पे भी होंगे फिर। तो वो देखिए कितनी बड़ी बात है। आजकल दरअसल पता नहीं क्यों और ये किस तरह का माहौल चल रहा है, पॉलिटिकली भी ब्यूरोक्रेटिक भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर भी ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं कि नोटिफिकेशन पे हम पर सीट लिख रहे हैं, और पॉलिटिकल लेवल पर भी ऐसी ऐसी चीज़ें बयानबाजी हो रही है कि असेंबली भंग हो जाएगी, 18 पे बाई इलेक्शन हो जाएगा। मतलब 9 अगर बीजेपी के विधानसभा के अंदर बिहेव, जो एमएलए है हाउ टू बिहेव सदन के अंदर, ये जो एक्ट है जिसका हवाला दिया जा रहा है उसमें प्रावधान ही नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सरकार जो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि असेंबली भंग हो जाएगी। और इन चीज़ों, इन बयानों के आगे जो इफेक्ट हैं, आगे जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो कोई सोच ही नहीं रहा। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद एटलीस्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या बाकी चीज़ों को लेकर जो चर्चा है वो ख़त्म होगी,
और आगे लोग काम पे लगेंगे, क्योंकि हिमाचल सरकार के सामने फाइनेंशियल चुनौती सबसे बड़ी है और इससे पार पाना है तो सबको मिलकर काम करना है। लेकिन आज के जो अपडेट हैं वो हमने आपके साथ रखे। कोई क्वेरी अगर आपकी इससे रिलेटेड है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम इसका रिप्लाई आप तक पहुंचाने में मदद कर सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।